हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। दोस्तों आज हम आपको क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ाने का क्या प्रयास कर रहे हैं दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को एक हल्का सा आपको ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि आंदोलन चल क्यों रहा है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। थोड़ा सा आप इसे बैकग्राउंड तरीके से आप अच्छे से समझ जाएंगे। देन उसके बाद तब हम अगले वाले क्लास में आपको बेहतर तरीके से भी बताने का प्रयास करेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट भारत में सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम आपको यहाँ से जोड़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों, यहाँ से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे त्रिपुरी में एक अधिवेशन होता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, त्रिपुरी में, जिसे त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। वह अधिवेशन होता है दोस्तों 1939 में त्रिपुरी के जबलपुर के त्रिपुरी में एक गांव में अधिवेशन होता है, इसीलिए उसे त्रिपुरी अधिवेशन कहा जाता है। और इस त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला था और इस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतते हैं कौन? पट्टाभी सीतारामैया जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। एक प्रकार से कहें गांधी जी के घोषित उम्मीदवार थे। गांधी जी ने उन्हें स्वयं मैदान में उतारा था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। दूसरी तरफ थे बाबू सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के वोटिंग शुरू हुआ और वोटिंग में 1580 वोट पाते हैं बाबू सुभाष चंद्र बोस जी और 1375 वोट पा करके जो है पट्टाभी सीतारामैया पाते हैं और फाइनली बाबू सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाते हैं। और गांधी जी को यह बात नागवार गुजरती है कि जब हमारा कोई औचित्य ही नहीं है, यानी वो यह मान लेते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार हमारी निजी हार है या हमारी व्यक्तिगत हार है। इससे जो है वो नाराज हो जाते हैं और बाबू सुभाष चंद्र बोस जी जो है अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करते हैं। वो जो है कहीं ना कहीं लेफ्ट विचारधारा की तरफ जाते हैं, सशक्त क्रांति की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और उनका यह पर्पस था कि अब जो है हमें ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जो है अपने तरीके से भारत को आज़ादी दिला देगी। और इसी तरीके से वो आगे चलते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसके बाद जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का जब एक टॉपिक आएगा तो हम आपको वहाँ पर अच्छे से ब्रीफ में बताने का प्रयास करेंगे। तब अब होता क्या है दोस्तों कि बाबू सुभाष चंद्र बोस जी चले जाते हैं जापान के बाद जर्मनी हिटलर से मिलते हैं। उनकी गौरव गाथा अलग से बताएंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि अब सुभाष चंद्र बोस जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, वो जो है क्रांति के दम पर यानी सशस्त्र हथियार के दम पर, क्योंकि उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। खून देने का तात्पर्य यहाँ पर यही है दोस्तों कि अब खून के बदले खून, यानी तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यही है कि आप युवाओं को हमारे साथ रखिए, हम सशस्त्र क्रांति करेंगे, उसके बाद ही आज़ादी मिलेगी, उसके बाद आज़ादी का स्वाद चखा जाएगा। इससे कमतर कुछ भी नहीं आका जाएगा। यानी बाबू सुभाष चंद्र बोस जी का दो टूक संदेश था। तो अब हुआ क्या दोस्तों, दो टूक संदेश में जो है वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद त्रिपुरी का अधिवेशन होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। फिर उसके बाद 1940 का दौर आता है। 1940 के दौर में एक परिस्थिति ऐसी होती है, 15 से 18 अक्टूबर के मध्य कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो कांग्रेस का अधिवेशन होता है रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जबकि आज का वो झारखंड में पड़ता है, तत्कालीन समय बिहार का था। तो रामगढ़ में अधिवेशन होता है। अब उस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर उनका नाम देखिए क्या था, इकबाल साहब का नाम क्या था, अब्दुल कलाम। अबुल कलाम अध्यक्ष बनते हैं। अबुल कलाम अध्यक्ष बनने के बाद एक ऐसा सस्पेंशन वहाँ पर क्रिएट होता है कि इंटरिम सरकार में कांग्रेस शामिल हो, अंतरिम सरकार का गठन हो, प्रशासन की देखरेख के लिए, शासन की देखरेख के लिए। और जो है और दूसरी मांग ये भी किया जाता है कि हमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों, एक प्रकार से प्रेशर क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि 15 से 18 मार्च में इनका अधिवेशन होता है रामगढ़ में। फिर उसके बाद 23 मार्च को लाहौर में अधिवेशन है मुस्लिम लीग का, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। और वो जो क्या काम करते हैं दोस्तों, वो जो है 2 राष्ट्र और 2 संविधान सभा की मांग कर देते हैं। यानी फाइनली ये ऐलान कर देते हैं कि अब हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं अलग राष्ट्र, वो होगा पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, मांग बहुत पहले से चल रही थी। अब फाइनली हुआ क्या दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तान को जो है दोस्तों ये डेट वो लोग ज़्यादा याद रखते हैं कि 23 मार्च को ही पाकिस्तानी दिवस मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, अब होता क्या है कि फिर उसके बाद
किसी तरीके से वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं, भारत के जो राजनीतिक लोग हैं उनका सहयोग ही नहीं प्राप्त हो रहा था। केवल सेना के सहयोग से आप कैसे लड़ सकते हैं, जबकि भारत के लोगों का सहयोग भी प्राप्त होना चाहिए। अंग्रेज किसी भी तरीके से चाह रहे थे कि भारत के जो नेता हैं वो लोग जो है भारत का सपोर्ट कर दें, सहयोग कर दें, तो सेना भी पूरे मनोयोग्य तरीके से जो है युद्ध लड़ेगी। तो अब फाइनली होता क्या है, इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है कई घोषणाएं होती हैं और घोषणाओं में एक प्रस्ताव होता है जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, और अगस्त प्रस्ताव फाइनली फेल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में कुछ ऐसा घोषणा होता भी नहीं है। हमने आपको डिटेल में बताया। फिर उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्रिप्स मिशन की सिफारिशें क्या थी। क्रिप्स मिशन की सिफारिशें कुछ ऐसी थी दोस्तों, जिन्हें जो है अगर मान लेंगे आप, तो एक प्रकार से कहीं न कहीं, जैसे गांधी जी इनका विरोध नहीं करते हैं कि ये दिवालिया बैंक की तरह है, हैं? तो और उसमें जो है क्या उसकी मांग किया गया था, डोमिनियन स्टेट है, यानी भारत को कहीं न कहीं अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। पूरा नियंत्रण जो है रक्षा सुरक्षा जिम्मेदारी अंग्रेज की होगी, और प्रशासन और शासन की पूरी जिम्मेदारी जो है अपने लोकल स्तर पे सरकार चलाएंगे। कहीं न कहीं जो मांगे कांग्रेस 1929 में कर रही थी, वो मांगे आकर के ये मानते हैं कब, 1942 में क्रिप्स मिशन में। और एक चीज और था इसमें कि क्रिप्स मिशन में तो यानी किसी तरीके से पहले जो है भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर लिया जाए, देन उसके बाद जो है हम इन लोगों को आज़ादी देंगे। पहले हमारी मदद करें द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि हालत पूरी तरीके से खराब हो गया था। दूसरा कारण ये भी था कि बाबू सुभाष चंद्र बोस जो है उधर जापानियों के साथ मिल करके कहीं न कहीं पूरा का पूरा दक्षिण पूर्व एशिया जीत रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ वो अंडमान निकोबार को भी स्वतंत्र करा लेते हैं। इसी क्रम में मार्च 1942 में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सारा क्लास हम इसके पहले वाली वीडियोस में आपको बताएं, हो सकता है कोई फैक्ट हम मिक्स करिए। हमने थोड़ा सा आपको रिकॉल कराने का प्रयास कर रहे थे कि हम पीछे बैक में क्या क्या आप बताएं, और आज की कहानी हम आपको कहां से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब होता क्या है दोस्तों, गांधी जी इस आंदोलन को शुरू क्यों करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट? क्या ऐसा नहीं था कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू नहीं होता तो क्या भारत को आज़ादी नहीं मिलती? परिस्थिति क्या थी? परिस्थिति दोस्तों ये थी कि जिस तरीके से बाबू सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद का से इस्तीफा दिए थे, त्याग दिए थे, और जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष को इन्होंने ठुकराया था, वो कहीं न कहीं जो है दोस्तों लोगों के अंदर, अगर जैसे मान लेते हैं अगर बाबू सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष अगर बनते, तो युवा वर्ग, खासकर मजदूर वर्ग, खासकर किसान जो वामपंथी होते हैं, वो लोग ऐसी विचारधारा को मानते हैं दोस्तों कि जो एक प्रकार से नहीं कहते हैं कि अगर यार आप हमारे देश में शासन कर रहे हैं और संख्या बल भी हमारी ज़्यादा है, फिर भी हम आपके गुलामी क्यों करें, हमें तो ताकत पूर्वक हम छीन लेंगे। और वास्तव में अगर सुभाष चंद्र बोस जी बनते 1939 में अध्यक्ष बनते कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मतलब एक प्रकार से आज का जैसे नहीं होता है जो प्रधानमंत्री बन जाए, पूरा पावर उसके हाथ में आ जाते, और पूरा पावर जैसे बाबू सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आता तो एक सशक्त क्रांति होती है, भारत को कहीं ना कहीं 1940 में ही आज़ादी मिल जाती। जो 7 साल और झेलना पड़ा है वो और झेलना ना पड़ता, हो सकता है विभाजन भी रद्द हो जाता, भारत का सब कुछ बच जाता। लेकिन गांधी जी इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी का इस तरीके से जाना और अंग्रेजों के द्वारा इस तरीके का प्रलोभन देना, यानी एक कहीं न कहीं गुलामी की दास्ता की तरफ लेकर जाना, और जिस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करना और जर्मनी जापान में जाना, फिर क्रांति, यानी अब इनके जो शत्रु हैं बाबू सुभाष चंद्र बोस जी, अंग्रेजों के जो शत्रु हैं, जैसे जर्मनी हो गया, जैसे पोलैंड हो गया, जैसे जर्मनी हो गया, जैसे जापान हो गया, तो इनके शत्रु देशों के साथ मिल करके अब अंग्रेजों के ऊपर हमला करने वाले थे। अंग्रेजों के ऊपर मतलब भारतीय जगहों पर जहाँ जहाँ अंग्रेज रह रहे हैं उनके खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी कर लिए थे बाबू सुभाष चंद्र बोस जी। और इसके बाद दबाव थोड़ा सा ये भी था अंग्रेजों के ऊपर कि एक 1941 या 42 में एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट का नाम होता है अटलांटिक चार्टर। उस अटलांटिक चार्टर के द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और
आत्मनिर्णय की बात किया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्णय, मतलब उसमें इस बात पर भी जोर दिया जाता था अटलांटिक चार्टर के माध्यम से कि अमेरिका, ब्रिटेन ये सब ये दावा करते थे कि जैसे ही क्या होगा, कोई भी देश जहां पर अगर विदेशी शक्तियों के अधीन वहां की जनता नहीं रहना चाहती है तो उन लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। एक प्रकार से कहें यह भी इसमें अटलांटिक चार्टर में यह भी प्रावधान था कि लोगों को दासता से, गुलामी से मुक्त कर दिया जाएगा यदि वो अधीन नहीं रहना चाहते हैं तो। अब बाबू सुभाष चंद्र बोस जी एक तरफ जो है पूरी सैन्य शक्ति के साथ अंग्रेजों को भारत में ही घुस के मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उधर से क्या है कि दबाव भी है पूरी तरीके से। अमेरिका भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है, बार बार ये कह रहा है कि आप अटलांटिक चार्टर की बातों को भारत में लागू क्यों नहीं करते। और दूसरा कारण ये भी था दोस्तों कि जो भारत का पड़ोसी था चाइना के जो राष्ट्रपति थे काई चांग, उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कहा कि भारत में एक जो है स्वतंत्र सत्ता होनी चाहिए उनकी अपनी, और बहुत से लोगों का दबाव था। ब्रिटेन के अंदर सांसद जो थे वो लोग भी मांग कर रहे थे कि भारतीयों का सहयोग क्यों नहीं प्राप्त किया जाता, उनकी बातों को मान करके भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए। कई प्रकार के दबाव होते हैं दोस्तों, और इस दबाव के अंतोगतवा वही जब क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन फेल भी हो जाता है। बाबू सुभाष चंद्र बोस जी इधर पूरी तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। दबाव क्या बनाए, वो दबाव नहीं, सीधा सशक्त क्रांति की बात कर रहे थे। अब ऐसे माहौल में गांधी जी को शांत रहना, अगर शांत रहते तो परिस्थितियां और भी जटिल होती। यानी जब आप वैश्विक स्तर पर ये दावा कर रहे हैं कि जो लोग आपके अधीन नहीं रहना चाहते तो हम उन्हें स्वतंत्र कर देंगे, या मित्र राष्ट्र इस बात का दावा कर रहे थे कि जो लोग हमसे हमारे अधीनस्थ नहीं रहना चाहते हैं उन्हें हम स्वतंत्र कर देंगे। ऐसे में एक ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत थी, एक ऐसे आंदोलन की ज़रूरत थी जिससे विश्व के लोगों तक, विश्व में जितने भी पत्रकारिता जगत के लोग हैं, विश्व में जितने भी मानवतावादी लोग हैं, विश्व में जितने भी समतावादी लोग हैं, विश्व में जितने भी बंधुत्ववादी लोग हैं, विचारधारा के जो लोग हैं, उनकी बातों तक ये एक मैसेज पहुंच जाए अच्छी तरीके से कि भारत जो है अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाहता है। भारत क्रांति भी इसीलिए कर रहा है, आंदोलन का मेन पर्पज, ये मेन उद्देश्य यही था कि भारत अब अंग्रेजों की दास्ता में नहीं रहना चाहता, यानी विश्व बिरादरी में यह बात पहुंच जाए, और ये बात पहुंचती भी है। आंदोलन की रूपरेखा देखिए कैसे होती है। सबसे पहले अब हम आपको यहाँ से बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन यह अगस्त महीने में ये शुरू किया जाता है दोस्तों, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कारण क्या था, थोड़ा सा आप समझ जाइए कि आंदोलन शुरू क्यों हुआ। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई थी। भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई कहाँ तक कहना तार्किक है, कहाँ तक कहना उचित है, फिर वही आप जानते रहिए एक ऐसा मूवमेंट जो सभी लोगों को कनेक्ट कर दिया था। इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो है अंतिम लड़ाई था, ये भी कहना उचित हो। क्रिप्स मिशन भारत से खाली हाथ गया था, यानी क्रिप्स मिशन के प्रावधान कुछ ऐसे थे, पहले आप हमारी मदद करिए, बाद में हम अपने ऊपर डिपेंड है आपको देंगे कि नहीं देंगे, इस ऐसा प्रावधान था। क्रिप्स मिशन से लोगों को उम्मीद थी कि शायद हमें स्वतंत्रता की बात कर दें, स्वतंत्र करने की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और क्रिप्स मिशन खाली हाथ वापस चला गया था। यह भी एक रोष था आंदोलन शुरू करने का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परिस्थितियां अत्यंत गंभीर हो चुकी थी, कीमतें आसमान छू रही थी, हर दो धड़े में युद्ध हो रहा था, पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी थी, और जिससे जो है वस्तुओं की कीमतें जो है आसमान छू रही थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, आम जनता जो है त्रस्त थी है दोस्तों महंगाई से। और जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर गांधी जी ने हरिजन में एक लेख में लिखा, अंग्रेज भारत को जापानियों के लिए नहीं, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ जाओ, अराजकता के भंवर में ही छोड़ जाओ, ताकि जापानी लोग भारत पर हमला न करें। यानी गांधी जी एक प्रकार से इस तरीके से भी अट्रैक्टिव थे। जब उन्हें यह बात लगा कि जापानी लोग हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो गांधी जी को ये बात भी लगा कि कहीं अंग्रेजों के जाने के बाद हम जापानियों के ना गुलाम बन जाए, क्योंकि जापानियों की तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी मिले थे। अब इनको ये भी लगने लगा था कि अगर कहीं अंग्रेजों के जाने के बाद पता चला जापानी लोग हम पर कब्जा कर लें, तो यह भी एक परिस्थितियाँ थी। इसलिए गांधी जी ने हरिजन नामक अपने लेख में जो है दोस्तों, इनका एक पत्र था हरिजन, उन्हीं में एक लेख में अंग्रेजों ने
अंग्रेजों से यह कहा कि अंग्रेजों भारत को भारतीयों के लिए छोड़ के जाओ, न कि जापानियों के लिए छोड़ के जाओ। यदि तुम कोई समाधान नहीं कर पाते तो भारत को इसी भंवर जाल में ही छोड़ के चले जाओ, लेकिन भारतीयों के लिए छोड़ के जाओ, जापानियों के लिए न छोड़ के जाओ। ऐसा ना हो कि जापानी आए तुमको मार के हरा करके तब उसके बाद तुमको यहाँ से खदेड़ें। हम अभी कह रहे हैं कि तुम अभी से भारत को भारतीयों के लिए छोड़कर चले जाओ, जापानियों के लिए मत छोड़ के जाओ। हरिजन में इन्होंने अपने हरिजन नामक लेख में अपने उल्लेख किए थे दोस्तों, हैं, क्योंकि जापानियों का बढ़ते हुए प्रभुत्व को देख करके। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को, ये बात इन्होंने 5 जुलाई 1942 को लिखा था अपने लेख में, ये जानते रहिए। और फिर उसके बाद वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस महासमिति ने प्रस्ताव को पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन को 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस महासमिति ने पारित किया और प्रस्ताव जो है पास हो गया। और इस प्रस्ताव के पास होने के बाद गांधी जी ने यह आश्वस्त करते हुए कहा था कि यदि इस प्रस्ताव को कांग्रेस नहीं सपोर्ट करेगी तो मैं मुट्ठी भर रेत से या मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। इन्होंने यह भी कहा था कि यदि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। स्वीकार कर लिया गया था, यानी ऐसा आक्रामक तेवर गांधी जी ने दिखाया कि कांग्रेस महासमिति ने इनके इस प्रस्ताव को, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम एक ऐसे दो धारी तलवार से खेलने जा रहे हैं जिसकी चोटें हमारे ऊपर भी लग सकती हैं। यहाँ पर हमने लिखा दो धारी तलवार से या आग से खेलने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमें भी लग सकती है। हाँ दोस्तों, आंदोलन प्रारंभ करने का कारण आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, जैसा कि व्याख्या किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 मार्च 1942 ईस्वी को जापान अंडमान निकोबार द्वीप जीत लिया था। कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप होता कहाँ है दोस्तों। जैसे देखिए, ये भारत का मैप है। भारत के पूर्व साइड में ये छोटे छोटे जो द्वीप बने हैं बंगाल की खाड़ी में, इसी को अंडमान निकोबार, यानी अंडमान निकोबार एक स्टेट बनाया गया है, राज्य बनाया गया है, केंद्र शासित राज्य है। इसी द्वीपों में कुछ को उत्तरी अंडमान, कुछ को दक्षिणी अंडमान कहा जाता है, तो इसी अंडमान निकोबार द्वीप कहा जाता है दोस्तों। तो इस पूरे द्वीप को कहीं न कहीं जो कि भारत का ही हिस्सा था उस समय, 12 मार्च 1942 को यहाँ पर जो है जापानियों ने अपना झंडा गाड़ दिया था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। अब इनका निगाह जो है मद्रास में था दोस्तों, इनका निगाह मद्रास में था और बंगाल में था, यानी अगला अटैक मद्रास और बंगाल में ही होता है दोस्तों। मद्रास, बंगाल या पूर्वोत्तर भारत की तरफ इनका अगला हमला होता। ये एक डर था। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र स्वतंत्रता, समता, आत्मनिर्णय पर लड़ रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका और ब्रिटेन इस बात से युद्ध लड़ रहे थे कि हम विश्व में जहाँ जहाँ भी स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्णय नहीं दिया गया है, लोगों को अपने स्वायत्त शासन चलाने की, उनको जहाँ जहाँ लोग गुलाम बनाए हैं, हम उनसे केवल युद्ध लड़ रहे हैं ताकि लोग जो है किसी के गुलाम न रह सके। ये अंग्रेज दावा करते थे, लेकिन वास्तविकता क्या था कि लोग भारत को खुद ही गुलाम बनाए थे। हाँ दोस्तों, क्रिप्स मिशन फेल हुआ, कहना कुछ और करना कुछ था। यानी क्रिप्स मिशन में ये कहते थे कि हम स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन भारत में स्वयं उसे अप्लाई नहीं करते थे। हाँ दोस्तों, अटलांटिक चार्टर लागू करने का झूठा प्रचार प्रसार करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन यही प्रचार प्रसार करता था कि हम जो है अटलांटिक चार्टर को भारत में लागू किए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जमींदारों को अधिकार दे रहे हैं, मुस्लिमों को अधिकार दे रहे हैं, अपर कास्ट लोगों को अधिकार दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, जो देसी रजवाड़े हैं उनको स्वतंत्र कर रहे हैं, जो ब्रिटिश प्रांत है उनको स्वतंत्र कर रहे हैं। मतलब भारत को एक ऐसा स्वराज्य दे रहे हैं, इतने टुकड़ों में करके दे रहे हैं जिसको चला पाना जो है दोस्तों नाक से चने चबाने के बराबर था। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखते हुए अभी हमने आपको क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं पढ़ाया, अभी हमने आपको भारत छोड़ो आंदोलन का एक हल्का सा ओवरव्यू देने का प्रयास किया। अगले वाली वीडियोस में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। आप लोग अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक शेयर करते हैं, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। थोड़ा बहुत ऐसे मदद करते रहिए दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।